हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का फुल्ली एक्सप्लेनेशन। तो हम थे अपने टॉपिक मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो हमने अभी तक मोल कंसेप्ट का 2 वीडियो निकाल दिया है, ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। ठीक है। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते करते मोल कंसेप्ट तक हम पहुंच गए और हमने सीखा कि कैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंचते हैं और नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक पहुंचते हैं इन केस ऑफ एटम एंड इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। हमने यहाँ तक जान लिया था। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास बोला था कि आप पढ़ के आइएगा कि कैसे गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जान करके, है ना, इन टर्म्स ऑफ वेट हम कैसे उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि हम कैसे एनी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ वेट अगर हमारे पास है, नॉलेज में है, तो हम कैसे उसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है। तो हेडिंग डालो मोल कंसेप्ट पार्ट 3 और चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। देखो, तो लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था, चलो एक बार उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते थे। लास्ट में मैंने बताया था, ठीक है, ताकि आप लोग के सबके दिमाग में वो चीज वापस से छप जाए एंड देन वी कंटिन्यू। आ जाओ। तो हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, काम करते हैं इसको 3 मोल कर देते हैं, 3 मोल ऑफ H2SO4। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हमें हमें अभी तक के पढ़े हुए सारे कंसेप्ट का क्लियरेंस हो जाए। एक बार ट्राई करिए, होपफुली कर लिया होगा ट्राई। चलिए बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 3 मोल्स ऑफ H2SO4। हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन है हमारे पास 3 मोल ऑफ H2SO4। ओके। तो हमें क्या पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 3 मोल ऑफ H2SO4। और ये H2SO4 क्या है, अभी तक तो आप सीख गए होंगे कि हाँ H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे, राइट। यहाँ तक हम समझ गए। तो इसके अंदर कितना है, 3 मोल। अब याद करो पहला क्लास मोल कंसेप्ट का कि जहां पे हमने बताया था, बार बार बोल बोल के बताया था कि जब भी हमें 1 मोल गिवन होता है किसी भी चीज के बारे में, 1 मोल की जानकारी होती है और हमको जानना होता है कि हमें 3 मोल में कितने होंगे, 4 मोल में कितने होंगे, 5 मोल में कितने, तो हम सिंपल क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। हमने सीखा था पेन का एग्जाम्पल या चॉकलेट का एग्जाम्पल से हमने बताया था कि एक चॉकलेट का दाम 5 रुपए है, तो आपको 2 चॉकलेट लेना है, तो क्या करोगे, 10 रुपए। 10 रुपए दोगे उसको। 10 रुपए कैसे आए, तो एक चॉकलेट का 5 रुपए, तो 2 चॉकलेट का 5 इंटू 2 10। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। तो 3 मोल के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। किसका, ऑफ H2SO4। ठीक है। अब हमारे पास पता है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। यहाँ तक समझ गए। अब ना, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ठीक है। कितना, अब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमारे पास H2SO4 का कितना मॉलिक्यूल है, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के अंदर कितना होगा, कैसे पता करेंगे, अगेन द सेम थिंग। एक के बारे में पता है तो उसके मल्टीपल्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 molecule of H2SO4 contain 2 into 3 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हो गया यहाँ तक ना। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं नाउ। अब याद करिए वो एक कंसेप्ट जो कि मैंने लास्ट के वीडियो में सिखाया था कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उससे आपको मोल्स में जाना है तो क्या करते हो, डिवाइडेड बाय Na। ठीक है। डिवाइडेड बाय Na करते हो।
ठीक, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आइडेंटिटीज गिवन है, कितना हाइड्रोजन है, 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको क्या करना है, इसका मोल्स निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो कितना मोल हाइड्रोजन एटम है, तो क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू कट जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसी तरह सल्फर के लिए भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम ये डेटा को साइड में लिख लेते हैं कि हमारे पास 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल है H2SO4 का। बाकी सारा बात इरेज कर देते हैं। तो एक बार खुद से ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके, क्या वैल्यूज आते हैं उसके बाद मैच करना। ठीक ना, फिर से देखो, हाइड्रोजन का हो गया। अब सल्फर के लिए, देखो कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के अंदर कितने सल्फर के एटम है, तो 1 एटम है सल्फर का। ठीक है, एक एटम है सल्फर का। ठीक है, तो हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है, हमारे पास है 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर है, सॉरी 23 मॉलिक्यूल है H2SO4 का। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितने एटम होंगे सल्फर के, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर इक्वल्स टू सेम रहेगा 23 एटम्स ऑफ सल्फर। क्लियर है। नाउ अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, फिर से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया Na से, ये कट गया, हमारे पास क्या आया, 3 मोल ऑफ सल्फर एटम। क्लियर हो गया। ठीक है, 3 मोल ऑफ सल्फर एटम आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाक से इरेज करते हैं। चलो ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के अंदर 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है H2SO4 के अंदर। तो कितने एटम्स हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। अगेन इसको फिर से Na से हम डिवाइड कर देते हैं, इसको साइड में लिखते हैं नीचे। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास देखो क्या निकला, H2SO4 के अंदर जो कि हमारे पास गिवन था 3 मोल। ठीक है, 3 मोल H2SO4 के अंदर हमारे पास निकला 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मिटाई नहीं है, डेटा लिखा हुआ है 3 मोल ऑफ सल्फर, 3 मोल ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, एंड 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम। ठीक है अब यहां से समझिएगा कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 3 मोल ऑफ H2SO4 है, तो यहाँ 3 मोल ऑफ H2SO4 के अंदर 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, तो क्या हम देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पे 3 क्या है, इसको मिटाते हैं, 3 मोल ऑफ सल्फर एटम और नीचे लिखते हैं 3 मोल ऑफ सल्फर एटम। ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, 3 इंटू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमने 6 को लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं मोल, देखो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, मोल इंटू नंबर ऑफ एटम। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम को। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछे
कि बताओ 3 मोल H2SO4 के अंदर कितना मोल हाइड्रोजन एटम होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो गिवन मोल है उसको इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेम केस देखो यहाँ पर भी है सल्फर के लिए। देखो सल्फर के लिए देखो, इसको तो लिख सकते हैं ना 1 into 3 मोल ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, तो ये सिग्निफाई कर रहा है नंबर ऑफ एटम को, और ये सिग्निफाई कर रहा है हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर। ठीक है, सेम वे में हम इसको भी लिख सकते हैं क्या 3 into 4, जहां पे 3 सिग्निफाई कर रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 और 4 सिग्निफाई क्या कर रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ये ध्यान रखना 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। समझ में आ रही है बात? तो यहां से हमको क्या फॉर्मूला बना कि अगर हमको क्वेश्चन में पूछ दे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इन गिवन मोल में, तो हम क्या करेंगे मोल इनटू नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट स्पीसीज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, सल्फर के लिए या ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, सल्फर के लिए बात कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितना है। ठीक है, यहां से ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इसे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है? चलो नोट करो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है एटॉमिक मास। ठीक है, हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। ठीक है, अब बोलोगे तो ये तो आपने पढ़ा दिया था कि एटॉमिक मास क्या होता है, वहां पे हम पढ़े भी थे कि हाँ अगर हमारे पास एक एटम है किसी भी स्पीसीज का, किसी भी एलिमेंट का, तो उस एक एटम के मास को जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। मैंने बोला ओके आप पढ़े थे, वेरी गुड, बट ये जो चीज है यहाँ पे अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मास, जैसे आपने पढ़ा था कि हाँ कार्बन का मास होता है 12, कार्बन का एक एटम का मास होता है 12 AMU, 12 AMU, राइट। अब 12 इंटू 1, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ग्राम्स आप लिखते होगे इसको, माइनस 24 ग्राम्स लिखते होंगे आप इसको, 12 AMU को लिखते ही होगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो आपका यूनिट है 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये एक्सप्रेसिबल यूनिट नहीं है, ये इजिली अंडरस्टैंडेबल इंटरप्रेटेबल यूनिट नहीं है। आप एक एटम के मास को 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स नहीं कह सकते हो। तो अब हम वो यूनिट पे जा रहे हैं जिस टर्म्स में हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली दो पार्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं, एटॉमिक मास पहले भी आया था, एटॉमिक मास अभी भी आ रहा है, तो एक्चुअली दो पार्ट में हो गया। तो पहले था कि इन टर्म्स ऑफ वन एटम, नाउ इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ एटम। तो ये जो कलेक्शन है होगा, ये जो हमारा कलेक्शन होगा वो कितना नंबर का रहेगा, ये जो कलेक्शन का नंबर रहेगा वो होगा 1 मोल। तो एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द, it is defined as the mass of 1 mole of any atom of an element। ठीक है, अब किसी भी एक मोल एटम के एलिमेंट का मास उसको हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ये समझो। देखो कार्बन का हमारा एलिमेंट है, इसका जो मास है हमारा वो है 12 AMU है, 12 AMU है। इसको हम ग्राम्स में लिखते हैं 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स लिख दिया। तो ये जो बड़ा सा जो वैल्यू आ रहा है वो इजीली इंटरप्रेटेबल नहीं है, तो हम इसको आसानी से इंटरप्रेट करने के लिए है ना हम क्या करते हैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक एटम का मास तो 12 ग्राम है, ठीक है, तो हमको क्या करना है उसको कलेक्शन में देखना है, बड़े लार्ज अमाउंट में बोलते हैं देखना है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एक एटम का मास है ये, तो हम एक मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ये क्या होगा, तो एक एटम का मास पता है, एक मोल एटम का मतलब मास ऑफ, एक मोल एटम का मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। यहां से ध्यान से एकदम सुनना, ठीक है, क्योंकि बहुत यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, इसको बोलते हैं क्या मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मोलर मास, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो हमारे पास एक एटम का मास है
12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और हमको निकालना है 1 मोल एटम का मास, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो जो ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आता है 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो 1 आता है, तो यहां से रिप्रेजेंट करेंगे 12 ग्राम्स। अब देखो वही कार्बन एटम है, उसका मास हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 AMU में, वही कार्बन एटम है, उसका मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के टर्म्स में। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 ग्राम्स में। अब देखो यहाँ पे जो मास ऑफ कार्बन एटम जो 12 ग्राम निकल के आया, ये हुआ क्या, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। अब समझ में आया कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन सब्सटेंस। द सब्सटेंस कुड बी ईदर एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, तो ये आया मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो हम जो ये अब निकल के आ रहे 12 ग्राम, ये अब देखो ज्यादा अच्छा वे है किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने का, इजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कार्बन है, क्या उसका मोलर मास होगा 12 ग्राम। ठीक, इजी समझ आ रहा है ना। कार्बन एटम है, क्या उसका मास होगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं, इसलिए बेटर है 12 ग्राम बोलना रेदर देन इतने बड़े यूनिट्स के साथ बोल देना। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या किए, 1 मोल ऑफ एटम को कंसीडर किए फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास। ठीक है, अब यह मोलर मास आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा क्या होता है मोलर मास। तो मोलर मास क्या हुआ, मोलर मास हुआ यहाँ हमारा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, तो क्योंकि अब हम देखो इसको मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं इसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो देखो यहां से क्योंकि हमने क्या बोला, मोलर मास इज क्या होता है, व्हाट इज मोलर मास, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उसको बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, तो हमने बोला कार्बन का मास है 12 ग्राम, इससे आप क्या समझे, कार्बन का मास है 12 ग्राम। सो मिटाते हैं फिर, देखो हमने बोला कि कार्बन का मास है 12 ग्राम, इसे आप क्या समझे, इसे ये समझे कि ये कहना चाहता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मतलब क्या, मोलर मास के बारे में ये बात कर रहा है कि 12 ग्राम है। ठीक है, अगर हम बोलते मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU, देन ये क्या बोलना चाह रहा है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ऑफ। ठीक है, तो जब बोल दिया मास ऑफ 12 ग्राम, तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बारे में बात किया जा रहा है। और इस 12 ग्राम के अंदर अब हमको ये भी क्लैरिटी मिल रही है कि 6.022 टू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, तभी तो हम बोल रहे हैं मोलर मास। क्लियर है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि इफ कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, तो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, एटम्स ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो 1 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स होंगे ये भी तो निकाल सकते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब हमें देखो यहां से क्या हम सीख सकते हैं। देखो जब हमें ये पता चल गया कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, तो यहां से हम निकाल सकते हैं ना कि 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे। तो 6.022 डिवाइडेड बाई 12 एटम्स। ठीक है, यहां से अब हम बोल सकते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछ दे कि बताओ कि 24 ग्राम कार्बन या फिर 36, 48, एनी अमाउंट है ना, कोई कंसिडर कर लो, मान लेते हैं 36 ग्राम, तो 36 ग्राम कार्बन के अंदर हमारे कितने पार्टिकल होंगे, क्या हम इसको बता सकते हैं। तो 1 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है, तो 36 ग्राम के अंदर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 36 इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। बोलो समझ में आ रही है बात, इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। बोलो समझ में आ रही है बात होपफुली। तो यहां से क्या होगा, 3 कट जाएगा, मतलब 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे ना। ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमको गिवन वेट ऑफ एनी सब्सटेंस है, तो हम उसे ये बता पा रहे हैं कि उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये रिलेशन मिल रहा है। अब देखो क्या ये रिलेशन मिल रहा है, दिख रहा है। देखो तो यहां से हमको क्या समझ में आया
कि 36 ग्राम कार्बन के अंदर, ध्यान से सुनना, हमारे पास 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे होंगे ना, ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 मोल, 1 मोल का वैल्यू है ये 1 मोल का वैल्यू है। हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम को 1 मोल बोल सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया 3 मोल ऑफ कार्बन एटम, 3 मोल ऑफ कार्बन एटम हो गया, 3 मोल ऑफ कार्बन हो गया, सॉरी 3 मोल ऑफ कार्बन हो गया। हाँ बोल सकते हैं 3 मोल ऑफ कार्बन एटम भी बोल सकते हैं, वैसे ही हम बस बोलते हैं 3 मोल ऑफ कार्बन हो गया, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल होता है कि कार्बन जो होता है वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, यहाँ से क्या समझ में आया कि हमारे पास अगर गिवन वेट होगा, यहाँ से हमको समझ में आया कि अगर हमारे पास गिवन वेट ऑफ एनी सब्सटेंस है तो हम उसको मोल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस किया जाए, कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं, फिर इनके टर्म्स में हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। कैमरा ऑन है, चलो। तो ऐसे समझ में आया कि देखो यहां से हमको क्या समझ में आया कि हमारे पास कार्बन का गिवन वेट कितना था, इस एग्जांपल से हम क्या सीखे, कार्बन का गिवन वेट था 36 ग्राम, ठीक है, ठीक। तो हमने मोलर मास इसका कैसे निकाला, याद करो, थोड़ा सा साइड में रफ करते हैं। हमने निकाला कि 1 एटम हमने निकाला था कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना होता है 12 ग्राम। हमने यहाँ पे बोला कि इसी को ऐसे निकाला था 12 ग्राम का 12 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन होता है, ये समझे थे। 1 ग्राम के अंदर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23/12 कितना होगा, ठीक है। तो 36 ग्राम के अंदर, 36 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल होंगे बाई 12 इंटू 36, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये है हमारा क्या एवोगाड्रो नंबर, ये है क्या हमारा गिवन मास, ये है क्या हमारा मोलर मास। तो क्या हम और हम इसको हमको, और ये 36 ग्राम के अंदर क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। 36 ग्राम के अंदर हमारे कितने पार्टिकल्स होंगे, तो इस तरीके से हम निकालें। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गिवन वेट है, इस गिवन वेट को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, गिवन वेट को मोलर मास से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे क्या एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। तो गिवन वेट है, अगर हमको यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए गिवन वेट को डिवाइड कर रहे हैं मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवोगाड्रो नंबर से, ठीक। अगर हमको गिवन वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो याद करो वो रिलेशन हम बताए थे कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से जाना होगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल से जाना है नंबर ऑफ मोल्स, क्या करते हो डिवाइडेड बाई एन, डिवाइड बाई एन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या आया नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसमें हम जब एन से डिवाइड कर देंगे तो ये एन कट जाएगा, एन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा गिवन वेट बाई मोलर मास। क्या ये क्लियर हो रहा है, क्या ये क्लियर हो रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाला, गिवन वेट बाय मोलर मास इनटू Na। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला, गिवन वेट बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये दोनों में अब क्या रिलेशन आया, ये दोनों में अब क्या रिलेशन आया, ये देखो, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, यहाँ देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे पास आए, ठीक है, ये तो हम बहुत पहले ही सीखे थे कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस का गिवन नंबर ऑफ मोल्स है तो हम पार्टिकल्स में कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एन जाते हैं, ये हमने सीखा था। अब देखो ये वाला यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये हम कैसे जाएंगे, तो देखो गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट बाय मोलर मास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ हो गया एन। ये जो तीन रिलेशन निकल के आ रहा है ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। और इनके ऊपर अब हम चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम एलिजिबल हो गए हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल से हम नंबर ऑफ मोल्स पे आ सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से हम ये भी बता सकते हैं कि गिवन वेट कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स से अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन वेट है तो हम उसके हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स पे आ सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, बस एक चीज अगर हमको पता रहे कि हाँ ये गिवन वेट कितना है, ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे कार्बन से पूछ किया है, तो इस
एलिमेंट का हमारे पास हमको बस पता चल जाए कि गिवन वेट कितना है, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सब डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये जो हमारे पास मास ऑफ गिवन सब्सटेंस है वो अगर मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा। चलो पहला यहाँ पे ये कंडीशन था, इफ वी हैव गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि क्या होगा, एटम होगा, ये अगर हमको पता है। ठीक है, सेकंड केस लिखिए कि अगर ये हमारा मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर हो रहा है ना, कहीं भी दिक्कत लगे तुरंत कमेंट डाउन करना है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि हम कोई भी एटम का मोलर मास कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर। अब कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास गिवन है मॉलिक्यूल, तब हम इसके अंदर मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। हमने मॉलिक्यूल में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट हर एलिमेंट के मास को हम ऐड करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। ये लिखा है एनसीईआरटी में। लेकिन ये जो मास ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा हमको, वो क्या मिलेगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम मास को किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, हमको मोल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसी तरह हम एटॉमिक मास को क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन मोल ऑफ एन एटम, उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। क्लियर हो गया। अब देखो, अब मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल ये क्या आएगा। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं H2SO4 के बारे में। ठीक है, तो हमने निकाला था कि H2SO4 का मास क्या होता है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मास होगा 2। सल्फर का एक एटम का मास कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है, यहाँ पर 16, तो यहाँ कितने एटम है, 4, तो 4 × 16, तो हो जाएगा यहाँ से 64, सम कर दोगे तो आ जाएगा 98। ठीक है, तो 98U ये मास किसका निकला, H2SO4 का, एक मॉलिक्यूल का मास निकला। अब हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4, तो ये क्या निकलेगा हमारा, तो एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो निकलेगा। एक एटम का मास पता है, तो मोलर मास निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है हमारे पास 98U था। अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दीजिए, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये ग्राम में हो गया, तो इसको ये दोनों वैल्यू फिर से मल्टीप्लाई होके बाद तो आ जाएगा 98 ग्राम। अब 98 ग्राम हमको क्या बता रहा है, 98 ग्राम बता रहा है, ये क्या आया हमारा, मोलर मास ऑफ H2SO4, ये निकला हमारा मोलर मास ऑफ H2SO4, और H2SO4 यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 निकला, ये आया हमारा 98 ग्राम। ठीक है, अब ये 98 ग्राम क्या बता रहा है कि इस 98 ग्राम H2SO4 के अंदर, ध्यान से सुनना, इस 98 ग्राम H2SO4 के अंदर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। ठीक है, हमने क्या निकाला इसका मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है हमारे पास मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, और वन मोल ऑफ एटम में कितने एटम होते हैं, तो वन मोल ऑफ एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या बोलेंगे, 98 ग्राम है। 98 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ H2SO4। तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि 98 ग्राम H2SO4 के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 होगा। यहां से हम बोल सकते हैं, देखो 98 ग्राम H2SO4 के अंदर हम बोल सकते हैं क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 होगा, हम बोल सकते हैं ना। उसी तरीका से 1 ग्राम H2SO4 के अंदर कितना मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 होगा, 1 ग्राम H2SO4 के अंदर कितना मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 98 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास 1 ग्राम के अंदर जो हमको पता चल गया, तो हम इजिली n ग्राम बता सकते हैं। तो n ग्राम ऑफ H2SO4 के अंदर अब हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 98 इंटू n मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 होगा। बोलो क्लियर हो रही है चीजें। अब ये जो n है ये हमारा क्या है, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, क्या है, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस है ये n। ठीक है, ये जो 98 है ये क्या है, मोलर मास
मोलर मास ऑफ H2SO4 है, मोलर मास ऑफ H2SO4 है, बोल सकते हैं। और ये जो नंबर है ये एवोगाड्रो नंबर। तो क्या हम यहां से ये चीज लिख सकते हैं क्या, सेम तरीका फिर से, कि मॉलिक्यूल्स के लिए भी हमारे पास, मॉलिक्यूल्स के लिए भी अगर हमको गिवन वेट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो हम फिर से वही चीज कर रहे हैं क्या, कि गिवन वेट बाय मोलर मास। देखो तो गिवन वेट बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्या फिर से हम वही चीज कर रहे हैं जो हम एटम के केस में करते थे। इसका मतलब यहां से ये साबित हो गया कि अगर हमारे पास गिवन वेट ऑफ कोई भी सब्सटेंस का होगा, इधर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ एटम, हमारे पास गिवन वेट होगा, तो अगर हमको उसका मोलर मास पता है तो हम उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, डजंट मैटर कि वो हमारा एटम है या मॉलिक्यूल है, ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास तो गिवन वेट बाय मोलर मास, इसको फिर हम मोल्स तो लिख सकते हैं, इसको फिर हम मोल्स तो लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसको भी हम प्रूफ करते हैं, लिख लो फटाक से, मिटा दे। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि 98 ग्राम H2SO4 को ही हम बोलते हैं मोलर मास, या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4, इसी को बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो 98 ग्राम को बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। 1 ग्राम को क्या बोलेंगे, 1/98 मोल्स ऑफ H2SO4। उसी तरह यहाँ पे हमको गिवन हो n ग्राम्स ऑफ H2SO4, n ग्राम्स ऑफ H2SO4 हमको अगर गिवन हो तो क्या हम इसको n/98 मोल्स ऑफ H2SO4 बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये n क्या आया, हमारा गिवन वेट है, गिवन वेट है, गिवन वेट हमको दिया हुआ है n ग्राम्स ऑफ H2SO4, उसके अंदर हमने निकाला कि n/98 मोल्स ऑफ H2SO4 होंगे। तो ये n, ये 98 हमारा क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो यहां से क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर मास। यहां से देखो ये फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर मास। कर लिए, ठीक। तो यहां से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या हम चेंज कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे जो ये जो चीज गिवन है, गिवन वेट बाय मोलर मास, क्या हम इसको नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से फिर से देखो सेम रिलेशन आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यहां से देखो सेम रिलेशन आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स का भी सेम फॉर्मूला आ रहा है। कहने का मतलब अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हो, अगर हमारे पास एटम हो और उसका हमें मास पता हो, ठीक है, कितना हमें मोलर मास है, मोलर मास पता हो, और हमारे पास गिवन वेट हो, तो हम उसके हेल्प से हम उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं तो उसके प्रेजेंट उसके हेल्प से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं तो अभी याद करिए, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि number of atom of species present in molecule, number of mole, ठीक है, number of moles of atom प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अभी जैसे हमने बताया था कि H2SO4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन का कितना मोल है ये हम कैसे पता करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन, अभी जैसे हमने लिखा था, इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमको पता चल गया या फिर नंबर ऑफ मोल हमको पता चल गया, तो नंबर ऑफ मोल से हम यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच स्पीशीज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बोलो अब क्या ये सारी चीजें को रिलेटिंग है, क्या यहाँ तक हमें 11 वीडियो हमने जो दिया है अभी तक, क्या ये लेना इंपॉर्टेंट था, अब समझ में आया इसका क्या रिक्वायरमेंट है। ये हमारा थर्ड वीडियो है मोल कंसेप्ट का। ठीक है, और अब जाकर के हमारा मोल कंसेप्ट थ्योरेटिकली कंप्लीट हुआ है, कहाँ, थ्योरेटिकली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन एनसीईआरटी बुक से, एंड यहाँ पे चीज जाननी है एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर स्टोइचियोमेट्रिक पे आएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एनसीईआरटी बुक में मोल कंसेप्ट बस यहाँ तक लिख करके छोड़ दिया था, ये यहाँ तक पढ़ लेने से हमें कुछ ज्यादा अच्छा खासा आइडिया नहीं हो रहा था।
इसीलिए हमने इसे एकदम एक्सपैंड करके समझा दिया है। अब देखिए, आप चीजों को समझ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो तो आपके पास हमारा आईडी है इंस्टाग्राम का, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। वहां से आईडी पे जाइए, हमारे अकाउंट तक पहुंचिए, जहां पे भी प्रॉब्लम आती है आपको, कहीं पर भी आप बेझिझक मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या इसका कंसेप्ट है। क्लियर हो गया है सारा? तो ठीक है। तो ओवरऑल हम मिटा करके यहाँ पे समरी लिखना चाहेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा, ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि कहीं कहीं बुक पे कुछ वर्ड, फैंसी वर्ड यूज किए जाते हैं जिसको समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। क्या वर्ड है फैंसी सा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कोई भी एटम लिया है, कोई भी एटम है, ठीक है। इधर देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे हमने कोई भी एटम लिया है और यहाँ पे हमने कोई भी मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, मॉलिक्यूल। अगर इसका मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन ही है, और ये हमारा H2SO4 है जो हम अभी तक लेते हैं। तो कार्बन है, इसका मास रिप्रेजेंट करना है हमने 12 ग्राम, और इसका मास रिप्रेजेंट करना है 12 AMU, ठीक है। और एक यूनिट होती है रिलेटिव एटॉमिक मास की, ठीक है, वो रिप्रेजेंट होता है बस 12 से। इस रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या? देखिए, ये जो हमने कार्बन का मास निकाला है, ये क्या है? इसको हमने कंपेयर किया है, ठीक है। C1/12 C12 आइसोटोप से हमने इसको कंपेयर किया है, तो इसे कंपेयर किया तो क्या है? 12 आया, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। उसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने कंपेयर किया है किससे? C1/12 C12 आइसोटोप से, तो ये हम कंपेयर करें ना, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना टाइम्स है, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना टाइम, इसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है, तो हमको पता चला कि ऑक्सीजन 16 टाइम्स है। तो वो क्या हुआ? रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने मास ऑफ एक एटम को कंपेयर किया विद मास ऑफ सेकंड एटम, क्या आया? रिलेटिव एटॉमिक मास। वही हुआ, सिंपल चीज, 12। इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक। तो ये हमको क्या बता रहा है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या बता रहा है? मास ऑफ वन एटम। और ये क्या बता रहा है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम, ठीक है। उसी तरीका से H2SO4 के लिए हमने तीन चीज देखा। क्या क्या देखा? कि अगर इसका मास लिखा है 98 ग्राम, तो हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। अगर इसका मास बोला जा रहा है 98, ये क्या हो गया? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका क्वेश्चन भी करा देंगे, समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। और 98 AMU बोला है, इसका क्या मतलब है? तो मास ऑफ वन एटम ऑफ, सॉरी, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। यहाँ पे रॉन्ग लिख दिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी रॉन्ग लिखे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो क्या इसका है, एक फैंसी सा नाम जो मैंने बोला, कि हमने क्या किया, एक एटम के मास को ग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट किया। देखो यहाँ, एक एटम के मास को ग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट किया। तो यहां से इसको रिलेशन, यहां से इसके लिए अलग नाम होता है कि क्योंकि हमने एक एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो हम इसको एक एक्स्ट्रा क्या नाम दे सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। इसका क्या मतलब है? मोलर मास। इसका मतलब है सिंपल मोलर मास। उसी तरह हमने एक मॉलिक्यूल के मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा ग्राम मॉलिक्यूल, बस इतना ही लिखा मिलेगा बुक्स में, और ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, और ग्राम एटम। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? अब समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। तो इसके नेक्स्ट क्लास अब हम क्या करेंगे? अब हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आ गए हैं, कुछ रिलेशंस बन गए हैं, तो अब हम इस फॉर्मूला और रिलेशन को यूज करके कल मोल के कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो कल का क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, कोई भी बच्चे। कल, सॉरी, नेक्स्ट डे जो परसों क्लास आएगा उसको कोई मिस मत करिएगा, क्योंकि हम अब रिलेशन स्टैब्लिश कर चुके हैं। अब हम आने वाले हैं असली फिजिकल केमिस्ट्री यानी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चीजों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जो चीज ना समझ आए उसे कमेंट डाउन करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।